नमस्कार। आइए सुनते हैं मालती जोशी की लिखी कहानी माँ तुझे सलाम। दोपहर की डाक से वे संक्षिप्त सा पोस्टकार्ड आया था। आंटी, हफ्ते भर की छुट्टी आप लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। अगर ऐतराज ना हो तो फ़ोन कर लें। अनुराग। नीचे एसटीडी कोड और फ़ोन नंबर था, बस ना शहर का नाम ना तारीख, एक औपचारिक अभिवादन तक नहीं। दिन भर वे कार्ड उपेक्षित सा सेंटर टेबल पर पड़ा रहा। लड़कियां स्कूल से लौटी तो आते ही उनकी नज़र पड़ी। माँ ये अनुराग कौन है? मीनल ने पूछा। जनाब आना चाहते हैं पर अपना पता ठिकाना नहीं दे सकते। अब इनके लिए हम एसटीडी के पैसे खर्च करेंगे। सोनल भुनभुनाई। तुमने फ़ोन किया था? नहीं, मैंने कहा। पापा को आ जाने दो, तब सोचेंगे। शाम को बच्चों के पापा लौटे तो उन्होंने भी यही प्रश्न किया, भाई ये अनुराग कौन है? लड़कियों ने यही प्रश्न पूछा था, जो कि स्वाभाविक था। पर आप तो इतने अनजान मत बनिए। क्या आपको अपने बेटे का भी नाम याद नहीं रहा? ओह बेटा, लेकिन उसे इस नाम से कब पुकारा था? हमेशा चीनू कहकर ही तो बुलाया है। चीनू, इस नाम के लेते ही स्मृतियां छत्ते की सारी मधुमक्खियों की तरह मुझ पर टूट पड़ी। गोरा चिट्टा गदबदा चीनू मुझे देखते ही गले में झूल जाता। कभी टॉफ़ी के लिए मचलता, कभी पेंसिल के लिए, कभी कहानी की फरमाइश होती, कभी गीत की। उसके साथ अक्सर ही क्रिकेट खेलना पड़ता था। पार्क में, पिक्चर में, पिकनिक में वे सीमा आंटी की पूंछ बनकर ही घूमता था। हम दोनों की दोस्ती से उसकी माँ भी खुश थी। उतनी देर को उन्हें उसकी शरारतों से राहत मिल जाती थी। उन दिनों वह पीएचडी कर रही थी। घर गृहस्थी और नौकरी के बाद अध्ययन के लिए बहुत कम समय मिल पाता था। इसीलिए उस घर में मेरा स्वागत बड़ी गर्मजोशी से होता था। मैं केवल बच्चे को ही नहीं देखती थी, शाम के चाय नाश्ते के झंझट से भी उन्हें मुक्ति दिला देती थी। ढेरों बार मैंने उनके लिए फुलके भी सेक दिए थे। धीरे धीरे वह घर जैसे मेरा ही हो गया था। और शायद यही बात वीणा दी को खतरे की घंटी की तरह सचेत कर गई हो। बहुत धीरे ही सही उनके व्यवहार में एक ठंडापन आने लगा। मुझे लगा कि वे बेवजह खिंची खिंची सी रहने लगी हैं। उनकी रसोई में मेरी दखल अंदाजी उन्हें अच्छी नहीं लग रही। उनके मन में जैसे एक ज्वालामुखी सा धधकता रहता था। मैं विस्मय विमूढ़ सी सोचती ही रह जाती कि आखिर ये एकाएक उन्हें क्या हो गया है। फिर एक दिन विस्फोट हो ही गया। उस पहली तारीख को मैं हमेशा की तरह ढेर सारी टॉफ़ी और आइसक्रीम का फैमिली पैक लेकर उनके यहाँ पहुँची। पता चला वहाँ भी पहली तारीख मन रही है। चीनू पापा के साथ सर्कस देखने गया है। मम्मी पढ़ाई के लिए घर पर रुक गई है। अरे उनके लौटने तक तो आइसक्रीम पिघल जाएगी, मैंने निराश स्वर में कहा। फ्रिज में रख दूं? मैं तो उठ भी गई थी, पर वीणा दी ने सपाट स्वर में कहा, रहने दो, और आइसक्रीम मेरे हाथ से लेकर मेज पर रख दी। और कोई दिन होता तो मैं उनसे अनुमति लेती ही नहीं, पर इन दिनों उनकी अवज्ञा करने का सहसा साहस नहीं होता था। मैं चुपचाप बैठकर आइसक्रीम को पिघलते देखती रही। यह भी ना कह सकी कि वे लोग नहीं हैं तो क्या हुआ, लाओ हम ही दोनों पार्टी कर लें। उस तरह की अतरंगता पता नहीं कब शेष हो चुकी थी। सीमा, सन्नाटे को चीरती उनकी आवाज़ जैसे बड़ी दूर से आ रही थी। चीनू को रिश्वत देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। उसे सीढ़ी बनाकर तुम्हें जो पाना था वह तुम पा चुकी हो। यह क्या कह रही हैं? यही कि तुम्हारा प्यार चीनू तक ही सीमित रहता तो मुझे खुशी होती, पर तुमने तो उसके पापा को भी नहीं बख्शा। मैं तो सन्न रह गई। वीणा दी, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। काश कि ये गलत फहमी ही होती, पर दुर्भाग्य से ये सच है, बहुत कड़वा सच। तुम मेरी गृहस्थी में आग लगा रही हो सीमा। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
तब आवेश में आकर मैंने वीणा दी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। दोबारा उस घर में पाँव न देने का प्रण करके मैं घर लौट आई थी। 2 दिन तक मैं अपमान की आग में सुलगती रही, पर तीसरे ही दिन मेरा मन वहां जाने के लिए छटपटाने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को जब्त किया। घर आते हुए ढेर सी पत्रिकाएं खरीद लाई, उन्हीं में डूब जाने का यत्न करने लगी, पर विधाता को यह भी मंजूर नहीं था। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। खोलकर देखा, सामने अविनाश खड़े थे। 2 दिन से दिखाई नहीं दी, बीमार थी क्या? नहीं तो, भली चंगी आपके सामने खड़ी तो हूँ। तो घर क्यों नहीं आई? मेरा वहाँ आना शायद किसी को पसंद नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, कौन अविनाश बाबू हैं? अरे तो भीतर आइए ना, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? सीमा बिटिया जाओ, जरा चाय वाय का इंतजाम करो, इनके बहाने हम भी एक आध कप पी लेंगे। मजबूरन अविनाश को भीतर आना पड़ा। बाबूजी के साथ गपशप करनी पड़ी, पर मैं जानती थी कि वे बहुत बेमन से बैठे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं। चाय पीते ही उठ खड़े हुए। बाबूजी अब चलूँगा, चीनू का कल गणित का टेस्ट है, थोड़ी तैयारी करवानी पड़ेगी। बाबूजी फिर से एक लेक्चर आधुनिक शिक्षा पद्धति पर देने को थे, पर अविनाश ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। उन्हें छोड़ने के लिए बाबूजी उठ ही रहे थे, उन्हें उठने भी ना दिया और सीधे फाटक पर जा खड़े हुए। मुझे पीछे पीछे जाना ही था। उस बेवकूफ़ औरत के लिए तुम घर आना छोड़ दोगी? घर उनका है तो मैं अपना अलग घर बसा लूँगा, पर अब मैं तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तो ये गलतफहमी नहीं थी, वीणा दी ने ठीक ही समझा था। उसके बाद वाले दिन तो आंधी तूफान के दिन थे। सबसे ज़्यादा विरोध तो मेरे परिवार वालों ने किया। अविनाश को तरह तरह की धमकियां दी गई, पर मैंने भी जब विद्रोही तेवर अपना लिए तो उन्हें भी हथियार डालने पड़े। इस आपाधापी के बीच मुझे अपना मन टटोलने का मौका ही नहीं मिला। बस एक बात तय थी कि अब अविनाश का सुख मेरा सुख था, मेरा भविष्य उनकी सुरक्षा से जुड़ा था। हम लोग बहुत आशंकित थे, पर वीणा दी ने जरा भी परेशान नहीं किया। चुपचाप सारे पेपर्स साइन कर दिए, किसी तरह की सहायता लेने से भी इनकार कर दिया। चीनू के लिए भी नहीं। बोली, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे पाल लूंगी। बस तुम लोग अपना साया इस पर न पड़ने देना। बेचारा चीनू, वह भला अपने पापा को एकदम कैसे भूल जाता। तलाक के समय वे छोटा नहीं था, 10 साल का था। इस उम्र में बच्चे माँ से ज़्यादा बाप के निकट होते हैं। घर को इस तरह 2 टुकड़ों में बंटते देख बेचारा बौखला गया था। बड़ी करुण और भावुक चिट्ठियाँ लिखता। उसके बाल मन का सारा आक्रोश और संताप उनमें होता, पर अविनाश उन चिट्ठियों को पढ़ते भी नहीं थे। जवाब देना तो दूर की बात है। कहते, जब उसकी माँ ने मना कर रखा है तो मैं क्या करूं? वह कल को आरोप लगा देगी कि मैं उसके बच्चे को बरगला रहा हूं। वे चिट्ठियां पढ़ते और फाड़ देते, पर फिर उस दिन रात रात भर सो नहीं पाते। 2-3 साल बाद पत्रों का सिलसिला कम होते होते अपने आप थम गया। एक तरफा कारोबार था, कब तक चलता। उसके बाद पहला पत्र अभी 8-10 महीने पहले आया था। पत्र क्या था? शोक संदेश था। काली रेखाओं से घिरे कार्ड में अंकित था कि डॉक्टर वीणा त्रिवेदी अमुक अमुक तारीख को महाप्रयाण कर गई है। उनकी त्रयोदशी अमुक तारीख को है। नीचे यही हस्ताक्षर थे, अनुराग। मैंने इनसे पूछा था, जाओगे नहीं? जाने लायक कोई रिश्ता बचा भी है? पर नाम तो वे आपका ही लगाती थी ना, मेरी बला से। लेकिन मैं इतनी आसानी से उस समाचार को खारिज नहीं कर पाई। उनकी त्रयोदशी तक मैंने घर में एक भी पार्टी नहीं होने दी। न घर में मीठा बनाया, न बाजार से आने दिया। 13वीं वाले दिन देवी मंदिर में जाकर पंडित जी को सीधा और दक्षिणा दी। माता को साड़ी, चूड़ी और समस्त सुहाग आभूषण अर्पित किए। ये सब मैंने इनसे छिपा कर किया।
और यह सब मैंने किसी स्नेह या श्रद्धा के वशीभूत होकर भी नहीं किया। इसके मूल में डर था। दरअसल उन दिनों अम्मा यहीं थी। उन्होंने कहा था कि मरी हुई सौत जिंदा सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। उस रात देर तक करवटें बदलते रहने के बाद मैंने पूछा था, सुनिए, चीनू की चिट्ठी का क्या जवाब देना है? मुझे क्या पता, तुम्हें चिट्ठी लिखी है, तुम ही जवाब दो। उनके स्वर में अपमान का दंश साफ झलक रहा था। वह तो हमेशा आप ही को पत्र लिखता था, मैंने याद दिलाया। पर आपने कभी उनका उत्तर भी नहीं दिया है। इस प्रश्न के उत्तर में वे करवट बदलकर लेट गए। इसका मतलब था अब जो भी निर्णय लेना था मुझी को लेना था, और कुछ भी निर्णय लेने से पहले लड़कियों को विश्वास में लेना था। यूं तो वे जानती थी कि हमारी शादी आम लोगों से कुछ अलग हुई है। शादी के एल्बम जैसी कोई चीज़ घर में नहीं थी। ना मामा, मौसी या चाचा, बुआ जैसे रिश्तेदारों की घर में आम दरफ्त है। कभी कभार मेरी अम्मा जरूर आ जाती थीं। यह सिलसिला भी बाबूजी की मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ था। मेरी भाभियों का वश चलता तो वे अम्मा को सदा के लिए मेरे पास छोड़ देती। सुबह सोनल मीनल की चोटियां बांधते हुए मैंने कहा, बेटे, तुम्हारे बड़े भाई हम लोगों से मिलने आ रहे हैं। कौन से भाई? मिलन ने पूछा। वह जो कल पत्र आया था ना। यह हमारे कैसे वाले भाई हैं? मतलब चचेरे फुफेरे? यह तुम्हारे बड़े भाई हैं, मैंने सोनल की बात काटते हुए कहा। मतलब पापा के ही बेटे हैं, बस उनकी मम्मी अलग थी। इतनी सी बात कहते हुए भी मुझे पसीना छूट गया था कि हमारे भाई साहब अब तक कहाँ थे। मीनल के स्वर में व्यंग्य था। पढ़ रहे थे, अपने मामा के यहाँ थे, अब शायद जॉब पा गए हैं। लड़कियों ने एक दूसरे को देखकर मुंह बिचका दिया और बिना कुछ कहे तैयार होने चली गईं। उनका कुछ ना कहना ही उनकी उपेक्षा और उदासीनता का परिचायक था। मुझे तो यही संतोष था कि कम से कम उन्होंने मना तो नहीं किया। दोपहर तक मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र किया। घर में वांछित शांति और एकांत पाते ही मैंने नंबर घुमा दिया। उधर से जवाब की प्रतीक्षा में लगा कि जैसे युग बीत गए हों। बड़ी धीर गंभीर आवाज आई, हेलो, अनुराग त्रिवेदी हियर। हेलो चीनू, मैं सीमा आंटी बोल रही हूँ। आंटी प्लीज़ प्लीज़ आंटी, मुझे अनुराग ही कहिए। चीनू नाम तो मम्मी के साथ ही शेष हो गया। मुझे लगा जैसे वह कह रहा हो, अपनी औकात में रहो। फ़ोन करने का पछतावा भी हुआ, पर अब पीछे लौटना व्यर्थ था। दबी सी आवाज़ में कहा, तुम्हारा कार्ड आया था। जी, कब आ रहे हो? एम आई वेलकम? तभी तो फ़ोन किया है। थैंक यू, चलने से पहले फ़ोन करूँगा। उसके पापा इतने कायर निकलेंगे ऐसी कल्पना नहीं थी। टूर का बहाना बनाकर मज़े में खिसक गए। यह भी ना सोचा कि स्थिति का सामना मैं अकेले कैसे करूँगी। लड़कियों को रोकना चाहा तो वे भी राजी नहीं हुई। बोली, जब आ रहे हैं तो 2-4 दिन रहेंगे ही, उनके लिए स्कूल क्यों मिस करें, शाम को मिल लेंगे। फिर अकेले स्टेशन जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। उसे पहचानने का कोई उपाय भी नहीं था। यही सोचकर संतोष कर लिया कि जवान लड़का है, जिस तरह उसने हमारा पता ढूंढ लिया था, घर भी ढूंढ लेगा। मन में सौ आशंकाओं के तूफान लेकर बरामदे में बैठी रही। हर 5 मिनट पर इंक्वायरी में फ़ोन लगा रही थी। गाड़ी राइट टाइम पर थी, पर मैं मना रही थी। घंटा आधा घंटा लेट हो जाए तो अच्छा है। उससे मुलाकात का क्षण जैसे जैसे निकट आता जा रहा था, मेरा मन डूबा जा रहा था। आखिर वह क्षण आ ही गया। तेजी से एक ऑटो गेट के भीतर प्रविष्ट हुआ और मैं हड़बड़ाकर आशीर्वाद की मुद्रा में उठ खड़ी हुई। हेलो आंटी, एक कद्दावर नौजवान मुझे विश कर रहा था। मैं देखती रह गई। हूबहू अविनाश की प्रतिमा थी। रंग जरूर अपनी माँ की तरह गोरा चिट्टा था।
पर उसने नैन नक्श अपने पापा के ही लिए थे। स्टेशन चली भी जाती तो पहचानने में दिक्कत नहीं होती। सॉरी, स्टेशन नहीं आ सकी, दरअसल। नेवर माइंड। उसने मुझे सफाई का मौका ही नहीं दिया। हम तो दुनिया घूमे हैं, भोपाल क्या चीज़ है। बस आप यह बताइए कि अपना ये कबाड़ कहाँ रख दूँ। उसने सामान की ओर इशारा किया। मैंने गोपाल को आवाज़ दी, भैया का सामान गेस्ट रूम में रख दो और फटाफट चाय चढ़ा दो। चाय रहने दीजिए आंटी, नहाकर सीधे खाना ही खाऊंगा। मेरी सारी द्विधाओं को समेटकर वह कमरे से ओझल हो गया। नाश्ते के लिए 2 दिन लगाकर मैंने ढेर सारी चीज़ें बनवाई थी। वह सब शाम तक के लिए मुलतवी कर दी। खाना भी मैंने बड़े मनोयोग से बनाया था। बेचारा घर के खाने के लिए तरस गया होगा। साबुन और पाउडर की मिलीजुली सुगंध बिखेरता मेज़ पर आया तो 2 थालियां देखकर चकित हो गया। यह क्या, आप भी अभी तक रुकी हुई हैं? अरे, इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी? मेरी सारी ममता भीतर ही भीतर जैसे जलकर खाक हो गई। ताव खाकर मैंने रुखाई से कहा, मेरा रोज का टाइम है। देन इट इज़ ऑल राइट, उसने डोंगों के ढक्कन उठाते हुए कहा। अरे वाह, भरवा करेले। मम्मी के जाने के बाद पहली बार खा रहा हूँ। पता नहीं तुम्हारी मम्मी जैसे बने भी हैं या नहीं, मैंने विनय दर्शाया। नहीं, ठीक बने हैं, बट मम्मी वॉज सुपर्ब, यू नो। रसोई में तो उनकी मास्टरी थी। सब्जी छौंकती तो सारा अपार्टमेंट महक जाता। फुलके ऐसे बनाती जैसे रेशमी रुमाल। उनके बनाए चावल तो मोगरे की कलियों से खिल जाते थे। उसका स्तुति पाठ लंबा चलता रहा। सामने रखी थाली के रस और स्वाद से वह बेखबर हो गया था। पूरे भोजन के दौरान उसने मेरी प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा। पता नहीं वह यह सब जानबूझकर कर रहा था या कि बहुत दिनों बाद माँ के विषय में बोलने का अवसर मिला था। मैं लेकिन बहुत नर्वस हो गई। मेरा तो आत्मविश्वास ही जाता रहा। वह जितने दिन रहा, खाना बनाते समय मैं एक हीन बोध से भर जाती। फिर कभी दाल में नमक छूट जाता या सब्जी में मिर्च तेज हो जाती। मेरी सारी मास्टर डिशेस उन दिनों फ्लॉप साबित हुईं। हर बार उसे अपनी माँ के पाक नैपुण्य को याद करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता। शाम की चाय पर गरम समोसे बनाने का प्लान था, पर दोपहर के खाने के बाद मुझमें ना तो उत्साह रहा ना उमंग रही। मन पर एक तनाव भी था। अभी तो उसका लड़कियों से भी सामना होना था। पता नहीं वह भेंट क्या रंग लाएगी। ये बैठे बिठाए मैंने क्या मुसीबत मोल ले ली थी। जिस समय लड़कियां स्कूल से लौटी, हम लोग शाम की चाय ले रहे थे। वे हमेशा की तरह चहकती हुई घर में दाखिल हुई, पर अपरिचित अतिथि को देखकर दरवाजे में ही ठिठक गई। शायद उसके आने की बात इस बीच उनके मन से उतर चुकी थी। मैं परिचय की रस्म निभाने की सोच ही रही थी कि वह उठ खड़ा हुआ। हेलो, आई एम अनुराग, और आप दोनों? ठहरिए, लेट मी गेस। और उसने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो की तर्ज पर अंग्रेजी में कुछ बुदबुदाना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में मीनल कंधे पर हाथ रखकर बोला, यू आर मीनल, एम आई राइट? मुझे डर लगा कि तुनक मिजाज मीनल अभी उसका हाथ झटक देगी, पर वह तो आंखों में आश्चर्य भरकर आपलक उसे देख रही थी। आपने कैसे पहचाना? इंट्यूशन यंग लेडी, हम बिना बताए ही सब कुछ जान लेते हैं। ये इंट्यूशन क्या होता है? भोली भाली सोनल ने पूछा। एक विद्या होती है, चाहो तो तुम लोगों को भी सिखा दूंगा, पर फिलहाल मैं तुम्हारा ये खूबसूरत शहर देखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। मेरी गाइड बनना पसंद करोगी? ओह श्योर, दोनों ने एक साथ कहा। तो अपनी ये नामाकूल वर्दियां उतारकर इंसानों के वेश में आ जाओ, फिर अपन घूमने चलेंगे। दोनों ने सीधे अपने कमरे की राह ली। उन्हें नाश्ता करने का भी होश नहीं रहा। अनुराग ने ये पहला राउंड जीत लिया था। दोपहर भर मैं अपनी एल्बम दिखाकर उसे बोर करती रही थी। उस जानकारी को उसने सही ढंग से भुना लिया था
और मेरी किशोरवयीन बेटियां उससे अभिभूत हो गई थी। आंटी, आप भी चलेंगी? उसने पूछा। मैं समझ गई कि ये निमंत्रण नहीं है, मात्र औपचारिकता है। तुम लोग हो आओ, मैं रात के खाने का इंतज़ाम करती हूँ, पर ज़्यादा कुछ मत बनाइएगा। हो सकता है बाहर कुछ खाने का मूड हो जाए। गाड़ी ले जाओ, मैंने स्टैंड से चाबी उतारते हुए कहा। नो थैंक्स, मैं दूसरों की गाड़ी नहीं चलाता, हम लोग ऑटो ले लेंगे। मैंने कहना चाहा कि ये दूसरों की गाड़ी नहीं है, पर उसने जिस रुखाई से इनकार किया था, मनुहार की कोई गुंजाइश नहीं थी। लौटकर तीनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। जब मैं खाना खा रही थी तो पास बैठकर अपने सैर सपाटे का वर्णन सुनाते रहे। खाने के बाद बच्चों ने मुझे अपने अपने उपहार दिखाए। मीनल के लिए जापानी कैमरा और सोनल के लिए जर्मनी कैसियो। दोनों एक अरसे से इन चीज़ों के लिए ललायित थीं। इस बार दोनों के जन्मदिन पर मैंने यही उपहार देने का प्लान बनाया था, पर मेरी योजना धरी की धरी रह गई। बहनों का तो बस एक ही काम होता है, भाइयों को लूटना। मैंने अपनी नाराज़ी छिपाने का जरा भी प्रयास नहीं किया। इसमें लूटने वाली बात क्या है आंटी? यह तो उनका हक है। यह तो मैं ही खाली हाथ चला आया था, सो इसलिए कि इन लोगों की पसंद नापसंद, शौक और चॉइस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सोनल बोली, पता है मम्मी, जब हम जूस पी रहे थे ना, तो भैया ने हमसे पूछा कि अगर अभी सांता क्लॉज तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो तुम क्या मांगोगी? और इस बेवकूफ़ लड़की ने अपनी ख्वाहिश बता दी होगी और भैया उन लोगों के लिए सांता क्लॉज बन गया होगा। और इस तरह ये दूसरा राउंड भी अनुराग ने बड़ी आसानी से जीत लिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए कि बुरा मानना चाहिए। दूसरे दिन पिक्चर का प्रोग्राम बना। अत्यंत कृपावंत होकर मुझे भी शामिल कर लिया गया। पर हॉल में मैं अलग थलग ही बैठी रही। तीनों आपस में ही बतियाते रहे। कभी नायिका के भूंडे कपड़ों की मजाक बनाते, कभी नायक के भावहीन चेहरे पर फप्तियां कसते, तो कभी बेतुके गानों की पैरोडी बनाते। फिल्म वाकई ही बकवास थी, पर उसके लिए पैसे खर्च किए गए थे। अपने ना सही, पर दूसरे के पैसों पर तो तरस खाना ही चाहिए था। इंटरवल में मैं सिरदर्द का बहाना बनाकर उठ खड़ी हुई तो तीनों मेरे साथ हो लिए। बहुत ही बकवास फिल्म थी, मैंने कहा। मस्ती मारनी हो तो आंटी ऐसी ही फिल्म देखनी चाहिए। अच्छी फिल्म तो घर में वीडियो पर अकेले में ही देखने के लिए होती है। लड़कियों ने प्रशंसा भरी नज़रों से उसकी ओर ऐसे देखा मानो उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। मैं तो हैरान थी, ये लड़कियां उससे इस कदर प्रभावित क्यों है? कहीं ये लड़का सम्मोहिनी विद्या तो नहीं जानता? मुझे तो डर सा लगने लगा। बाद में ठंडे दिमाग से सोचने पर समझ में आया कि इसमें आश्चर्य करने जैसा क्या है। इन बिचारियों ने पहली बार पिता के अलावा किसी अन्य पुरुष को इतने निकट से देखा है, तो आकर्षण तो स्वाभाविक ही है। फिर उसके पास आकर्षक व्यक्तित्व है, लच्छेदार बातें हैं, देश विदेश के अनुभव हैं। लड़कियों पर धाक जमाने के लिए इतना काफ़ी है। फिर खून की कशिश भी तो कोई चीज़ होती है। 2 दिन बाद पिताश्री टूर से लौटे। बाप बेटे के इस ऐतिहासिक मिलन की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी कल्पना में उस क्षण को मैं कई बार कई तरह से देख चुकी थी, परंतु प्रत्यक्ष में वह कार्यक्रम बड़ा फुसफुसा सा रहा। मीनल और अनुराग लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे। मैं और सोनल प्रेक्षक की भूमिका निभा रहे थे। तभी साहब बहादुर की जीप गेट के भीतर प्रविष्ट हुई। थोड़ी देर को खेल रुक गया। मैं सांस रोककर अगले क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। पापा उतरे, अपने जवान बेटे को देखा और ठगे से खड़े रह गए। थोड़ी देर को तो वे पलक झपकाना ही भूल गए। फिर अनुराग ने ही पहल की। हेलो सर। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सफ़र कैसा रहा? फाइन, थैंक यू। इनकी आवाज़ गले में फंसती सी लगी। आप थोड़ा रिलैक्स हो लें, तब तक हम ये सेट पूरा करके आते हैं, बस। बाद में मुझे भान हुआ कि उसने इन्हें प्रणाम नहीं किया था, बस हाथ भर मिलाया था।
प्रणाम तो खैर उसने मुझे भी नहीं किया था, पर मैंने उसकी उपेक्षा भी नहीं की थी। पर पिता के चरण स्पर्श तो कर सकता था। इस तरह उनकी अवमानना करके वे क्या सिद्ध करना चाहता था? अपना रोष या अपनी आधुनिकता? बुरा तो इन्हें भी जरूर लगा होगा, पर इन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं होने दिया। बेटे से तो खैर अभी परिचय का सूत्रपात ही नहीं हुआ था, पर बेटियां भी उनसे दूर छिटक गई थीं। कहाँ तो पापा के लौटते ही उनसे झूल जाती थीं, अपनी फरमाइशों की शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ जाती थी। पर आज उन्हें भी फुर्सत नहीं थी। बस हाय पापा का स्वागत वाक्य बोलकर भैया के साथ व्यस्त हो गई थी। खाने की मेज पर मैंने देखा कि ये अतृप्त नज़रों से बेटे को निहार रहे हैं। कुछ कहने को उनके होठ फड़फड़ा रहे थे, पर शब्द थे कि जैसे जम गए हों, और वे इस सारी कश्मकश से बेखबर बहनों को चुटकुले सुना रहा था, पहेलियां बूझ रहा था। तीनों का एक अलग गुट सा बन गया था। हालांकि उन लोगों की उम्र में 12-14 साल का अंतर था, पर वे जैसे बेमानी हो गया था। वे अपनी उम्र से 4-5 सीढ़ियां नीचे उतर आया था, और लड़कियां भी अपना लड़कपन छोड़कर एकदम प्रगल्भ हो गई थी। उन तीनों में गहरी छन रही थी। मुझे अच्छा भी लग रहा था, पर हम दोनों को उसने जिस तरह हाशिए पर कर दिया था वह बेहद खल रहा था। खाने की मेज पर वही तिकड़ी चहकती रही। हम बस श्रोता बनकर रह जाते। शाम के सैर सपाटे में तो हमारी भागीदारी थी ही नहीं। पिक्चर का कटु अनुभव मेरे पास था, इसलिए पिक्चर जाने का सवाल ही नहीं था। 1-2 बार पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, उसने मना नहीं किया, पर खास एंजॉय भी नहीं किया। पूरे समय बंधा बंधा सा बैठा रहा। और तो और लड़कियां भी गुमसुम हो गई। लगा कि व्यर्थ ही इतनी दौड़ धूप की। हम लोगों ने कुछ परिचितों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, कुछ लोगों के यहाँ हम उसे ले गए, पर हर बार उसकी ज़बान पर जैसे ताला पड़ जाता था। उसके ठहाके कहीं गुम हो जाते थे। 1-2 बार मैंने कुरेदा तो बोला, क्या करूं आंटी, अजनबियों के सामने मैं खुल नहीं पाता। हर किसी से मेरी वेवलेंथ नहीं मिलती। जिसके साथ ट्यूनिंग नहीं होती उससे दोस्ती भी नहीं होती। तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? उत्तर में वह केवल मुस्कुरा दिया। 1 हफ्ता। हाँ, उसे कुल जमा 1 हफ्ता ही तो यहाँ रहना था। जब आने वाला था तो यही 1 हफ्ता मन पर भार सा था। लगता था कि इस मुफट लड़के को 8 दिन तक कैसे झेल पाऊंगी, अपनी बेटियों के साथ उसका तालमेल कैसे बिठा पाऊंगी। पर 8 दिन फुर से उड़ गए और मुझे पता ही ना चला। उसके जाने से 1 दिन पहले की बात है। घर में हम दोनों अकेले थे। मैंने बात छेड़ी, अनुराग, तुम्हारी उम्र क्या होगी? 26। क्यों? शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी? हाँ, कई लोग पूछ रहे थे। तुम तो जानते हो, शादी लायक लड़का देखते ही रिश्ते ऐसे बरस पड़ते हैं जैसे गुड़ पर मक्खियाँ। तुम जैसा हीरा दामाद पाने को तो हर कोई तरसता है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट आंटी, पर मुझे लगता है इन लोगों को निराश होना पड़ेगा। क्यों, कहीं तय कर रखी है क्या? नहीं, शादी करने का ख्याल तो कभी आया ही नहीं। शायद भविष्य में भी नहीं आएगा। क्यों? कारण आप अच्छी तरह से जानती हैं। मन पर एक करारा झटका सा लगा। फिर भी अपने को संयत कर मैंने कहा, एक ही कारण सबके लिए लागू नहीं होता अनुराग। हर बात को इस तरह जनरलाइज नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां हर एक के साथ अलग हो सकती हैं। वैसे भी इन बातों को समझने या इस तरह के निर्णय लेने के लिहाज से तुम बहुत छोटे हो। पर मैं बेटा तो उन्हीं का हूं ना। मुझ में भी तो वे ही जीन्स हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि शादी करूंगा तो आखिर तक निभा ले जाऊंगा? फिर व्यर्थ में किसी को दुख क्यों दूं? उसने जो भी कहा अपने पिता के लिए कहा। उसका सारा आक्रोश पिता के लिए था। मुझ पर उसने कोई आरोप, कोई लांछन नहीं लगाया। फिर भी मैं शर्म से गड़ गई। अपमान से मेरे आंसू निकल आए। वह अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गया। सॉरी आंटी,
आपको हर्ट करने का मेरा इरादा नहीं था, पर मैंने अपनी माँ को तिल तिल कर मरते देखा है। बाप के होते हुए भी मैंने एक अनाथ बचपन गुजारा है और मैं उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता। मुझे अविनाश पर दया हो आई। बेचारे किस ललक से दोस्तों के बीच बेटे की नुमाइश कर रहे थे। उसकी बारात में दूल्हे के बाप की ठसक से जाने का सपना देख रहे थे। बेटे ने तो उनके सारे अरमानों की धज्जियां उड़ा दी थी। जब इसके मन में इतनी कटुता, इतना रोष था, तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? बरसों से टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ने का प्रयोजन क्या था? मैंने सोचा था कि माँ की मृत्यु से उसके जीवन में एक शून्य भर गया होगा। घर की ममता भरी छांव के लिए वह तरस गया होगा। इसलिए स्नेह की उष्मा से भरकर मैंने उसका स्वागत किया था। मैं उसे अपने आंचल में भर लेने को भी उद्यत थी, पर वे हर बार छिटक कर इस तरह दूर खड़ा हो जाता था कि मन पर एक चोट सी लगती थी। लड़कियों का वश चलता तो उसे ऐसा धमाकेदार फेयरवेल देती कि स्टेशन पर एक हंगामा हो जाता। पर मैंने उन्हें प्यार से पास बुलाकर कहा, देखो, यही आखिरी मौका है। पापा के साथ उसे थोड़ी देर को अकेले रहने दो। घर में तो कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली। हम ही लोग उसे घेरे रहते थे। बेमन से ही सही लड़कियां मान गई। उपहार, बुके, फोटो, आंसू, सारे आयोजन घर पर ही हो गए। नोबडी कमिंग टू सी मी ऑफ? उसने पूछा। लड़कियों ने मेरी ओर इशारा कर दिया, जैसे कह रही हूँ, यह जो दुष्ट मम्मी है ना, मना कर रही हैं। मैंने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया। अविनाश के लिए उतनी सी बुराई मुझे स्वीकार थी। उसके जाते ही घर में एक सन्नाटा सा खिंच गया। एक आदमी के चले जाने से घर इतना सूना हो जाता है, मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। अपनी उपस्थिति से वह घर को कितना गुलजार किए हुए था, इसका एहसास अब हुआ। वे सूनी घड़ियां मैंने लड़कियों के साथ बांटनी चाही, पर वे तो कब से अपने कमरे में गुम हो गई थी। उनके पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। मन में एक अपराध बोध सा था। उस रात खाने की मेज पर भी एक चुप्पी सी छाई रही। हमेशा चहकने वाली बुलबुलें भी खामोश थीं। उनके पिता भी गुमसुम से भोजन की औपचारिकता निभा रहे थे। टेबल पर केवल मेरी और बर्तनों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं तो गृहिणी थी, पत्नी थी, माँ थी। मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही था। खाना खाने के बाद पूरा घर फिर से द्वीपों में बट गया था। मुझे देर रात तक नींद नहीं आई। पानी पीने के लिए उठी तो देखा बच्चों के कमरे की बत्ती जल रही है। शायद उन लोगों को भी नींद नहीं आ रही थी। सोचा थोड़ी देर चलकर उनके पास बैठूं, उनके भैया की बातें करूं, ताकि मन कुछ हल्का हो। बेचारी इतनी सी तो हैं। जीवन में पहली बार किसी का इतना निकट सामीप्य मिला था। पहली बार किसी अपने से बिछड़ने का दर्द झेला था। मैंने धीरे से कमरे में प्रवेश किया। दोनों जाग रही थी और बीच वाली मेज पर अच्छी खासी फोटो प्रदर्शनी लगी हुई थी। ये कहाँ की फोटो है? भैया के साथ खींची थी ना? मैंने पास बैठकर मुआयना किया। सचमुच बड़ी सुंदर तस्वीरें थी, पर उन ढेर सी तस्वीरों में हम दोनों की एक भी नहीं थी। मन में एक टीस सी उठी। भैया कितने क्यूट लग रहे हैं ना? भैया इज सो हैंडसम, ही इज सो स्मार्ट। भैया का प्रशस्ति गान जैसे रुकना ही नहीं चाहता था कि एकाएक सोनल ने पूछ लिया, मम्मी, बड़ी मम्मी बहुत फेयर थी ना? हाँ, क्यों? तभी तो भैया का रंग भी एकदम साफ है। बच्चे अपने मम्मी पापा से ही तो इनहेरिट करते हैं। काश मम्मी आप भी इतनी फेयर होती। मीनल एकदम बोल पड़ी। किसी जमाने में छत्रपति शिवाजी ने यही बात एक अद्वितीय सुंदरी से कही थी कि काश मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती। शिवाजी का यही वाक्य इतिहास बन गया, पर मीनल का यह वाक्य मेरा उपहास कर रहा था। अपने सांवले रंग को लेकर मैंने कभी शर्म महसूस नहीं की।
कॉलेज में तो मुझे कृष्णकली का लुभावना खिताब मिला हुआ था। अपने बच्चों में भी मैंने कभी किसी तरह का कॉम्प्लेक्स पनपने नहीं दिया, पर अनुराग का दमकता रंग उनमें एक हीन बोध भर गया था। इसे दूर करने में मुझे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। इस नाजुक उम्र में हर बात बच्चों के मन में गहरे बैठ जाती है। मम्मी, क्या आप बड़ी मम्मी को जानती थीं? हाँ, हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। तब क्या वे जिंदा थीं? मैं अवाक। मीनल यह सब क्या पूछ रही है? क्यों पूछ रही है? वो क्या है ना मम्मी कि हमारी क्लास में एक कविता है, उसकी एक दीदी भी है, सविता। जब सविता दीदी की मम्मी की डेथ हो गई ना, तब उसके डैडी ने कविता की मम्मी से शादी कर ली। लेकिन भैया बता रहे थे। भैया क्या यही सब बताने के लिए यहाँ आए थे? मुझे सचमुच ताव आ गया था। सामने होता तो मैं अनुराग का मुंह नोच लेती, लेकिन उसकी दोनों बहनें परोक्ष में भी उसकी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं थी। क्या बात करती हो मम्मी? भैया बेचारे तो हम लोगों से मिलने आए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में नया जॉब ले लिया है ना। जाने से पहले सारे रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे। पूरे 2 महीने का टूर प्रोग्राम है। और मैं समझ रही थी कि कुल जमा 8 दिन की छुट्टी लेकर वह केवल हमसे मिलने आया है। मन खट्टा हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाली खबर से भी मन आहत ही हुआ। इतनी बड़ी बात उसने इन टुइयों सी लड़कियों को बता दी और हमसे जिक्र तक नहीं किया। और मम्मी, उन्होंने अपने से हमें कुछ नहीं बताया। सोनल अब भी उसकी सफाई दिए जा रही थी। मीनल ने पूछा कि आप मम्मी को आंटी क्यों कहते हो? तब उन्होंने बताया कि पुरानी आदत है, आसानी से छूटती नहीं है। मुझे बहुत ताव आया। जनाब पुरानी आदत की बात कर रहे हैं? हमें तो बड़े साफ शब्दों में समझा दिया था कि चीनू ना कहा करें। बेचारे अविनाश, उन्होंने एक दिन भी उसे नाम लेकर नहीं पुकारा। अनुराग जबान पर चढ़ता ही नहीं था और चीनू कहते डर लगता था। क्या पता सबके सामने ही टोक दे। मम्मी, आपने ये अच्छा नहीं किया, मीनल धीर गंभीर आवाज में कह रही थी। क्या अच्छा नहीं किया? आपने उनसे पापा को छीन लिया। मैं सन रह गई। अपने ही बच्चे कभी इस तरह कटघरे में खड़ा कर देंगे, सोचा भी नहीं था। इसके बाद वहां बैठना असंभव ही था। किसी तरह अपनी रुलाई रोककर मैं कमरे में चली आई। सुना आपने? आपका लाडला बच्चों के मन में कैसा जहर बो गया है। कमरे में जाते ही मैंने गुहार की, पर उस गुहार की, उस शिकायत की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कमरा खाली था। मैं इन्हें अच्छा भला सोता छोड़ गई थी। मैं इसीलिए उठ गई थी कि मेरे बार बार करवटें बदलने से उनकी नींद उचट सकती थी। अब लग रहा है कि शायद वे मेरे लिए ही दम साधे पड़े होंगे। यह लड़का तो पूरे घर की नींद चुरा कर ले गया है। सोचा शायद हॉल में होंगे। हेडफोन लगाकर देर रात तक टीवी देखने की उनकी आदत है, पर वे हॉल में भी नहीं थे। मैं स्टडी रूम में भी झांक आई। कई बार रात रात जागकर फाइलें निपटाते रहते हैं, पर मेज़ बिल्कुल खाली थी। कहीं छत पर तो नहीं चले गए? कहीं ठंड लग गई तो 8 दिन तक खांसते रहेंगे। तेज तेज कदमों से मैं 2-4 सीढ़ियां भी चढ़ गई। फिर एक विचार मन में कौंधा। दबे पांव नीचे उतरकर मैंने गेस्ट रूम में झांका। मेरा अंदाज बिल्कुल सही था। वह पलंग पर अधलेटे से निस्पद बैठे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा, पर अपना ही प्रश्न मुझे बड़ा बेतुका सा लगा। तुम वहाँ अपनी बेटियों के पास थी। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर अपने बेटे के पास बैठ लूं। उन्होंने सूखी सी हंसी के साथ कहा, कल तुम इस कमरे की सफाई करवा दोगी, शायद ये चादरें, ये गिलाफ भी धुलवा दोगी। इसीलिए सोचा कि उसकी सांसों की थोड़ी सी महक अपनी सांसों में बसा लूं, उसके स्पर्श का जरा सा एहसास पालूं। वे एकदम भावुक हुए जा रहे थे। मुझे तो रुलाई छूटने लगी। मैंने उठकर बत्ती जला दी। नीम अंधेरे का जो तिलिस्म था
टूट गया। वे अपने में लौट आए, फिर हसरत भरी आवाज़ में बोले, कितना अच्छा लगता है घर में एक जवान बेटे का होना। कितना सुकून, कितना विश्वास, कितनी आश्वस्ति देता है। वह था तो घर कैसा भरा भरा लगता था। अब चला गया है तो लगता है सारी रौनक अपने साथ समेट कर ले गया है। मैं चुपचाप बैठी, उनका एकालाप सुनती रही। और क्या करती, बस एक ही मलाल रह गया। इतने दिन रहा, पर घड़ी भर भी पास आकर नहीं बैठा, मुझसे खुलकर दो बातें भी नहीं की। कितना कुछ कहने सुनने को था, सब मन में ही रह गया। क्या स्टेशन पर भी कोई बात नहीं हुई? कहाँ हो पाई। वह तो मुझे सामान के पास खड़ा करके बुक स्टॉल पर निकल गया था। ट्रेन में अनाउंसमेंट होने के बाद ही लौटा। अरे, मैंने तो खास इसी उद्देश्य से लड़कियों को रोक लिया था। वे इसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये तीनों साथ होते हैं तो किसी और को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। मौका तो खैर वैसे भी नहीं मिला। इन्होंने एक फीकी सी हंसी के साथ कहा, ठीक भी है, जब उसे मेरी ज़रूरत थी तो मैंने उसकी उपेक्षा की। कारण चाहे जो भी रहा हो, पर परिणाम तो उसे ही भुगतना पड़ा। दो बड़ों के अहम की टकराव में बेचारा मासूम बच्चा पिस गया। आज वे अपने पैरों पर खड़ा है, उसे किसी की परवाह नहीं है। पर आज मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके पास फुर्सत नहीं है। ही इज़ पेइंग मी इन द सेम कॉस्ट। शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका स्वर एक थके हुए, हारे हुए आदमी का था। मैंने सांत्वना में कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ थाम लिया। मेरे हाथों को सहलाते हुए वे बोले, चलो, एक बात अच्छी हुई। इसी बहाने उसकी सोनल मीनल से दोस्ती हो गई। अब मुझे उनकी चिंता नहीं रहेगी। मैं नहीं भी रहा तो उनके सिर पर भाई का साया रहेगा। मेरा आशावाद इतना प्रबल नहीं था। मैं उन्हें भी किसी भ्रम में रखना नहीं चाहती थी, इसलिए सपाट स्वर में सूचित कर दिया, वह अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, हमेशा के लिए। क्या? उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, फिर उन आंखों में उदासी तेराई। क्या उसने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि इतने बड़े निर्णय की सूचना देता? उसने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया था। मुझे तो ये खबर लड़कियों से मिली है। अभी उसने सोचा होगा कि हमें बताएगा तो हम लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, या कि वहाँ के डिटेल्स पूछेंगे। अपना पूरा पता भी तो वे हमें देना नहीं चाहता। फिर भविष्य की योजनाएं क्यों बताने लगता? उसे जब हमसे कोई सरोकार ही नहीं है तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? उसे किसने निमंत्रण भेजा था? जाने से पहले वह सबसे मिलना चाहता था, पर क्यों? क्या जरूरत थी? बड़ी मुश्किल से मैंने उसके बिना जीने की आदत डाली थी। उसकी माँ ने मुझसे कहा था, खबरदार, मेरे बेटे पर अपना साया भी ना पड़ने देना। कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने वे चुनौती स्वीकार कर ली थी। अपने कलेजे को पत्थर ही बना डाला था मैंने। मन का एक कोना सील कर दिया था मैंने। उसे जबरदस्ती खुलवाने की क्या जरूरत थी? कमबख्त एक घाव देकर चला गया। अब ये जिंदगी भर रिश्ता रहेगा, टिसता रहेगा। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भरभरा गई थी। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और आर्त स्वर में कह उठे, चीनू, चीनू रे, तू क्यों आया था यहाँ? क्यों? क्यों? मैंने उनके आंसू पोंछने की अनाधिकार चेष्टा नहीं की। उन्हें अपने बेटे के साथ, उसकी स्मृतियों के साथ अकेला छोड़ दिया और दबे पांव बाहर निकल आई। पर उनका वह आर्तनाद बिस्तर तक मेरा पीछा करता रहा। छीनू रे, तू क्यों आया था यहाँ? उनके इस कातर प्रश्न का उत्तर मेरे पास था। वह मेरे मन की शांति छीनने आया था। वह आया था मेरे बच्चों के मन में जहर बोने। वह अपने पिता को अनुताप की भट्टी में झोंकने आया था।
वह हंसती खेलती गृहस्थी में आग लगाने आया था। अपनी माँ का सच्चा सपूत था वह। अपनी माँ का ऋण चुकाने आया था। अपनी माँ का ऋण चुकाने आया था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।